आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 5 ऐसे लॉ जो इंडिया में एप्लीकेबल थे या है, जो बहुत वियर्ड है। ठीक है, तो देखते हैं ये 5 लॉज है क्या। सबसे फर्स्ट लॉ अगर मैं देखूं तो वो है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। वो बात अलग है कि आज के ज़माने में हम लोग टेलीग्राफ ज़रा भी यूज़ नहीं करते हैं, बट स्टिल एक ऐसा टाइम था जहाँ पे ये एक्ट एप्लीकेबल था। आज अगर वो एक्ट की आप बात करोगे तो वो यूज़लेस बन चुका है, बिकॉज़ आज इतने फास्टेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन आ चुके हैं कि आज के लिए अगर ये लॉ को मैं देखूँ तो ये बहुत बेकार हो चुका है। So one of the most outdated Indian laws in the Indian Telegraph Act which holds no relevance in the present generation because telegraph तो कोई यूज़ करता ही नहीं है। Okay, this law was introduced in the 1885 to permit the British to control India by tapping telegraphy across the nation and beyond to prevent revolts. The use of the telegraph itself for any form of the communication has become obsolete because अब तो ये ऑलमोस्ट क्या बंद ही हो चुका है, तो इस एक्ट को आज मैं यूजलेस एक्ट बोल सकता हूँ। बट एक टाइम पे इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस था। वैसे ही एक दूसरा एक्ट आता है फैक्ट्रीज एक्ट 1948। अब अगर आप ये सोचते रहोगे ना कि नहीं यार फैक्ट्रीज एक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ कि यस एक्चुअली ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बट द थिंग इज दैट कि अगर आप इंपॉर्टेंस देखोगे ना तो ये वर्कर्स के लिए सेफ्टी मेजर्स, हेल्थ मेजर्स, वेलफेयर मेजर्स बताता है। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इसमें कुछ ऐसे रिस्ट्रिक्शंस भी है जो फीमेल के लिए है। जैसे देखो, द प्रेजेंट एक्ट अलाउज अ वुमन टू डू hazardous jobs and work in the factories, but when it comes to the woman working at night times, the law is the opposite. Women are not permitted to work at night in the factories even voluntarily. So फीमेल को यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो नाइट ड्यूटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। अगर उनको वॉलेंट्रीली भी नाइट ड्यूटी करनी है तो भी वो नहीं कर सकते, बिकॉज नाइट ड्यूटी में है ना, एक तो पैसा ज़्यादा मिलता है, तो अगर फीमेल को सपोज़ नीड है पैसे की और अगर वो वॉलंटरीली काम करने को तैयार भी है, स्टिल ये एक्ट उनको प्रोहिबिट कर देता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं जब इक्वालिटी की, मैन एंड वुमेन आर इक्वल, इक्वल अर्निंग अपॉर्च्युनिटी दोनों को मिलनी चाहिए, तो फिर ये एक्ट फीमेल को रिस्ट्रिक्ट क्यों कर रहा है? ठीक है? अब यहाँ पे जनरली आप देखोगे ना तो नाइट ड्यूटी वो लोग करते हैं ज़्यादा जिनको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है? बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है उनको, तो वो लोग करते ही है, बट आप यहाँ पे फीमेल को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। तो ये एक्ट ऐसा है। वैसे तो इंडिया में हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, बट यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आता है फिर। नेक्स्ट जो थर्ड एक्ट है ये तो सबसे अजीबो-गरीब एक्ट है, दैट इज द एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। ठीक है? अब ये एक्ट के हिसाब से तो ऐसे-ऐसे रूल्स है, तो आप बोलोगे कि यार इसमें तो क्या ही लॉजिक है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ एयरक्राफ्ट इज डिफाइंड एज, तो एयरक्राफ्ट का अगर डेफिनेशन पढ़ोगे, एनी मशीन व्हिच कैन टेक सपोर्ट इन द एटमॉस्फेयर फ्रॉम द रिएक्शंस ऑफ द एयर। So it comprises of balloons, whether fixed or free, kites, airship, flying machines, and gliders. The Act also says that the only government can make rules related to the possession, use, operation, import, or export of any aircraft, sale, or class of aircraft. With this interpretation, flying balloons and kites without government clearance in India would be illegal. तो इसकी अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे ना, तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं इंटरप्रिटेशन निकालूँ तो ऐसा होता है कि अगर बलून भी उड़ाना है, काइट भी उड़ाना है, तो सबसे पहले गवर्नमेंट का क्लियरेंस चाहिए। जब तक गवर्नमेंट आपको परमिशन नहीं देगा ना, आप काइट तक नहीं उड़ा सकते हो। बट आज के ज़माने में ऐसा होता नहीं है। ठीक है? नेक्स्ट, इंडियन पेनल कोड। अभी इंडियन पेनल कोड का जो सेक्शन 309 था, उसमें तो ऑब्वियसली अभी चेंज हो चुका है, मतलब आ जाएगा कुछ टाइम के अंदर ही। बट इसके अंदर 309 में ऐसा था कि अगर कोई पर्सन सुसाइड करने जाता है और वो सुसाइड करने के टाइम पे अगर उसने अटेम्प्ट दिया लेकिन अगर वो बच गया, तो पहले के रूल के हिसाब से उस पर्सन को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता था। अब आप एक चीज समझो, अगर कोई इंसान सुसाइड कर रहा है मतलब वो मेंटली डिप्रेस है, आप उसको पकड़ के जेल में डाल रहे हो मतलब वो मेंटली और डिप्रेस हो रहा है। अब ये तो कोई ट्रीटमेंट सही नहीं है। तो अब जो नए रूल्स आएंगे उसके हिसाब से उस पर्सन का रिहैबिलिटेशन होना चाहिए, उसको उसका मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, सो दैट वो सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर आए। बराबर। बट अब तक के अगर आप रूल्स देखोगे तो दिस इज द प्रोविजन जो बहुत वियर्ड है। वैसे ही जो फिफ्थ है, ये भी एक अजीब एक्ट है, दैट इज इंडियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट 1878।
अब आपने देखो रास्ते पे चलते हुए काफ़ी टाइम आपको काफ़ी सारी चीज़ कभी मिल जाती है, कभी किसी का फ़ोन मिल गया, कभी कोई अच्छा वैल्यूएबल हेडफ़ोन मिल गया, तो आप जनरली क्या करते हो उठा के जेब में डाल के घर पे लेके जाते हो। बट द रूल इज़ दैट कि अगर आपको ₹10 से ज़्यादा की वैल्यूएबल चीज़ मिलती है, तो उस एरिया का जो कलेक्टर है, आपको उसको राइटिंग में नोटिस देना है कि इसकी एप्रोक्सिमेट वैल्यू क्या है, ये आपको कहाँ से मिला और कौन-सी डेट पे मिला। ये सब आपको राइटिंग में रिपोर्ट दिखा के उस पर्सन को दैट इज़ कलेक्टर को हैंड ओवर करना है। ये कब करना है? अगर उस प्रोडक्ट की वैल्यू ₹10 से ज़्यादा है तो। अगर आपने ये नहीं किया तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस माना जाता है। अब आधे से ज़्यादा क्या मैं तो बोलता हूँ 90% ऑफ द इंडियंस को तो ये पता ही नहीं कि इंडिया में ऐसा भी कुछ है। बराबर? तो यही थे इंडिया के सबसे 5 वियर्ड लॉज़ जो एप्लीकेबल तो है कुछ हद तक बट उसका कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है? चलो तो इसी के साथ ये वीडियो हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।